क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, इवेल्युएट समेशन, या सिग्मा बोलते हैं इसे, समेशन ऑफ द टर्म्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और एंड टू 11, और फॉर्मूला है 2 प्लस 3 इज टू पावर के, 2 प्लस 3 इज टू पावर के। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि ये 1 से शुरू हो रहा है, मतलब ये कलेक्शन कैसे बनती है इसको समझो। इसका मतलब होता है कि k की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी 3 इज टू पावर 1। और ये जो समेशन है ना, ये एक सीरीज को दिखाता है। समेशन किसको शो करता है? सीरीज को। जब 1 यूज करोगे तो पहली टर्म आ गई, ठीक है। जब आप 2 यूज कर रहे हो तो इसका मतलब इस सीरीज की सेकेंड टर्म निकाल रहे हो। और सीरीज को कैसे लिखते हो? आप प्लस करते हो, +2 प्लस 3 स्क्वायर। फिर सीरीज की थर्ड टर्म 2 प्लस 3 क्यूब। ऐसे इस सीरीज की एंड टर्म क्या होगी या लास्ट टर्म क्या होगी, वो ये ऊपर वाली बात बताता है। कितनी टर्म्स है यहाँ पर? 11 टर्म्स है। यही n लिख देता तो n टर्म्स थी, 20 लिख दे तो 20 टर्म्स है लास्ट में। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन गया +2 प्लस 3 इज टू पावर 11। अब इस सीरीज का आपको सम निकालना है, सीरीज का सम निकालना है। अब आप फिल्टर करके देखो तो यहां दो सीरीज की कॉम्बिनेशन है, एक एपी है और एक जीपी है। पावर को देखते ही जीपी पता चल गई, और सेम सेम टर्म रिपीट हो रही है तो एपी है। तो इसका मतलब इनको अलग कर लें। कितना हो गया? 2 + 2 + 2 कितने टाइम्स बच्चों? 11 टाइम्स, है ना। और प्लस 3 इज टू पावर 1, 3 इज टू पावर 2, 3 इज टू पावर 3, प्लस अप टू सो ऑन 3 इज टू पावर 11। अब 2 को 11 टाइम्स ऐड करूं तो 2 इंटू 11 कर दूं सीधे ही, क्या एपी लगाना है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कॉमन रेशो कितनी है? 3। फर्स्ट टर्म क्या है? 3। कॉमन रेशो क्या है? मोर देन 1 है। तो मैं कह सकता हूं a r इज टू पावर n -1 अपॉन r -1। ठीक है ना। एक मिनट बच्चों, अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आंसर आ गया? ये 22 प्लस 3/2 हो गया, 3 इज टू पावर 11 -1। यही इसका आंसर है। 3 इज टू पावर 11 सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। चेक करो आंसर आ रहा है, देखो जरा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ 12 से लेकर के 20 तक। डाउट बोलो। तुम लोगों को इधर से नहीं आए होंगे क्वेश्चन मुझे लगता है। 19 से, अच्छा 18 कर लिया। 18 तो सेम ही था जैसे वो 777 वाला था। हाँ, और 19 आता है सबको? चलो 19 समझा ना, इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, चलो सारे देखते हैं। नोट कर लिया बेटा? चलें आगे? नोट कर लो फिर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32। कौन कौन सी टर्म है? 2 4 8 16 32। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो ये है, और दूसरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हाँ जी, हाँ क्लास में जी हाँ। अच्छा आप बैठ जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, कंप्लीट कर, आप अंदर बैठ जाओ। 2 4 8 16 32, और उसके बाद आ गया हमारे पास 128 32
8 2 और 1/2 ये दे रखा है हमें, समझ में आ रहा है? ठीक है, कह रहा है इनके जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आएंगे उसका सम निकालना है। तो कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का मतलब है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से, फोर्थ टर्म को फोर्थ टर्म से, और फिफ्थ टर्म को फिफ्थ टर्म से। कुल कितनी टर्म्स है यहाँ पर? 5, मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरी खास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको प्रोडक्ट को करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 इंटू 128 ही लिखा रहने दो, 4 इंटू 32 ही लिखा रहने दो, 8 इंटू 8 लिखा रहने दो, 16 इंटू 2 कर दो, और 32 इंटू 1/2 कर दो। सही है? तो अब ध्यान रखो कि जब दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मल्टीप्लाई होती हैं तो रिजल्ट भी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे? A2 अपॉन A1 करो। A2 हमारा कितना हो गया? 4 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 128। जरा सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, पूरा ही कट गया, ये 1/2 आ गया, है ना? इसके बाद करो A3 अपॉन A2 करो। A3 कितना है? 8 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 32। तो देखो 8 4 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देखो 1/2। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? तो पेपर में ये शो करना पड़ेगा, लिखना है बिकॉज A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2, therefore terms are in geometric progression। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुल कितनी टर्म्स हैं बच्चों? 5 टर्म्स हैं, और इन पांचों का हमें क्या निकालना है? टोटल। टोटल का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? S5, यही होगा ना? पहली 5 टर्म का सम। कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, मोर देन 1 है? लेस देन 1 है। तो कौन सा फॉर्मूला? ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 128, 1 माइनस आर इज टू पावर n, यानी 1/2 इज टू पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। ये आ गया 2 इंटू 128, 1 माइनस 2 की पावर 5 होता है 32 अपॉन हाफ हो गया। अब 2 को पहुंचा दो न्यूमरेटर में, और एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 32 माइनस 1, 31 अपॉन 32। सही है ना? तो 32 4 दा, इसको कट कर दो, कितना आंसर आ गया? 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 इंटू 31। कॉन्स्टेंट टर्म्स में आ गया है, वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि so that the product of corresponding term of the sequence AR square up to so on ARn minus 1। तो हमारे पास टर्म क्या हो गई? AR स्क्वायर और अप टू सो ऑन ARn minus 1, अप टू सो ऑन ARn minus 1। और एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, कैपिटल A, कैपिटल AR स्क्वायर अप टू सो ऑन ARn minus 1। ठीक है ना? इसमें भी क्या बोल रहा है कि भाई कोरस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करके इसका हमें क्या निकालना है? सम, कॉमन रेशियो बस बताना है। कॉमन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है बेटा? इसमें भी हमें कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ही मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और nth को nth से। समझ में आया? ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगी। क्या मिली? A इंटू AR इंटू AR, और अगला है AR स्क्वायर इंटू AR स्क्वायर अप टू सो ऑन ARn minus 1
इंटू ए आर एन माइनस वन, इनको हमने कर लिया मल्टीप्लाई। सही है ना? तो ये भी क्या बनेगी, एक रिजल्टिंग जीपी बनेगी। हमें क्या निकालना है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो अगर निकालूं तो कैसे निकालोगे, ए टू अपॉन ए वन यानी ए इंटू आर होल अपॉन ए इंटू ए। देखो ए से ए कट गया, इस ए से ए कट गया, आंसर क्या आ गया, आर इंटू, आंसर क्या आ गया, आर इंटू। तो कॉमन रेशियो क्या हो गई, आर इंटू आर। चेक करो आंसर, कॉमन रेशियो हो गई कैपिटल आर इंटू आर। ठीक है ना? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये हमने खत्म किया 20, क्वेश्चन नंबर 21 आओ। 21st क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड सेकेंड टर्म ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 18। तो पहले फोर नंबर्स हम लेते हैं जीपी में। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में काफी आते हैं। लेट फोर नंबर्स इन जीपी, लेट फोर नंबर्स इन जीपी, लेट फोर नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हो गया आपका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, यही चार नंबर होंगे। बना लिए चारों। अब आगे की सिचुएशंस बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाई 9। थर्ड टर्म यानी ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 9। ये देखो, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 9, यही होगा ना। फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो इक्वल करने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म को इंक्रीज करना होगा। वेरिएबल एक तरफ कर लो, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ए कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। सही है। दूसरे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, अगली सिचुएशन ये कहता है एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18। सेकेंड टर्म ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18, ये रहा सेकेंड और ये रहा फोर्थ। तो सेकेंड टर्म जो है हमारी वो फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, तो फोर्थ टर्म में 18 जोड़ना पड़ेगा। सही है। अब कह रहा है भाई नंबर बता दो कौन कौन से होंगे, सारे नंबर बताने ना। फाइंड द सेकेंड टर्म ग्रेटर देन फोर, फाइंड द फोर नंबर्स। ये चारों नंबर निकालने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। इधर भी ले आओ वेरिएबल को, यहां पर ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। ए कॉमन ले लिया, ए आर अंदर क्या रह गया बेटे, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। सही है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, वो भी ठीक है। वैसे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, सीधा 1 माइनस आर भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, सीधा आर आ जाएगा। इसका फायदा ये है। ठीक है ना? तो ये आपके पास हो गया ए आर और 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, इधर आ गया 18 अपॉन 9। देखो ए और ए कैंसिल आउट हो गया, समझ गए। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूं, बन गया आर स्क्वायर माइनस 1, आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, 9 टू ज़ा 18, कैंसिल आउट कर दो। आर की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आर की वैल्यू कितनी आ गई, -2। समझ में आ रहा है? अब इस आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट आर इन इक्वेशन नंबर 1, सब्सटीट्यूट करूं तो ए एज इट इज
आर की जगह -2 डाला, -2 का स्क्वायर 4, -1 9। ए कितना आ गया बेटा 9/3, ए हो गया 3 3 9। ठीक है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग जीपी हमारे पास आ गई, यहां कर रहा हूं लास्ट पेज। तो टर्म्स क्या हो गई, टर्म्स हमारे पास हो गई ए यानी 3, ए इंटू आर यानी 3 इंटू -2, ए आर स्क्वायर -2 स्क्वायर, ए आर क्यूब -2 क्यूब। तो हमारा आंसर बन गया 3 -6 12 और -24। ये चारों टर्म्स आ गए। देखो ध्यान से, कुछ मुश्किल है? हाँ जी भाई, लेकिन हम घर पे प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, मुश्किल बना लेंगे। ठीक है ना। दुश्मनी मत निभाओ, बड़े हो जाना तब दुश्मनी निभाना। ठीक है ना। नौकरी वोकरी लग जाएगी, पैसे मत देना घर वालों को, और क्या होगा। या नहीं दूंगा, बहुत डांटा था, तब बात अलग है। जब दुश्मनी निभाने लायक हो तब तो दुश्मनी निभाओ। अभी तुम लोग इक्वल ही नहीं हो, फालतू में दुश्मन पाले बैठे हो, है ना। समझ गए। जैसे कहते हैं क्रोध को पालना सीख बेटा, तो तुम लोग क्रोध को पालो और पढ़ाई करो अच्छे से, फिर माँ बाप को जवाब देना जब कमा लेना, तब कहना नहीं नहीं भाई पैसे तो नहीं। उस टाइम भाई तुम लोगों ने काफ़ी परेशान किया, इसलिए मेरे को पढ़ना पड़ा, है ना। समझ गए। तब देखेंगे। अभी तुम लोग फालतू में ही परेशान रहते हो, ना पढ़ते हो ना लिखते हो, तब भी सोचते हो कि भाई माँ बाप को कुछ ना कुछ हम कहते रहें, है ना। अब देखो इसे प्रैक्टिस नहीं करके आया, कह रहा आज भूला नहीं सर, प्रैक्टिस ही नहीं की, और बताओ क्या करोगे आप, है ना। पहले तो कह भी देता था चलो शर्म बस कि सर भूल गया, आज बोला भूला भी नहीं, याद था, प्रैक्टिस ही नहीं की। क्या करोगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। लेकिन एक दो बार ऐसा होता है, उसके बाद अगर आप बार बार यही बोलते रहे तो आप ढीठ हो गए कि ले मेरा क्या बिगाड़ोगे, है ना। समझ गए। तो अगली बार ठीक से हो जाना, नहीं तो बहुत खतरनाक आदमी हूं, मेरे से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। चले आगे। हाँ चले समझ गए। सबको ऐसे ही लगता है कि ये इंसान खतरनाक नहीं हो सकता। समझ में आया। जब 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 हाँ, नहीं नहीं जाट तो नहीं हूं मैं, है ना। जब गांधी जी उतरे थे ना क्या कहते हैं शिप से यहाँ पर भारत में, तो अंग्रेजों ने देखा भाई ये कौन है, ना इसके कपड़े पहनता ना कुछ करता, ये क्या बिगाड़ लेगा, उतार इसको, अभी ये पीटते हैं यहीं पे, है ना। अंग्रेजों ने सीरियस ही नहीं लिया उन्हें, भगाना भगाया किसने, उन्होंने भगा दिया। हाँ कौन। हाँ 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 हाँ। ठीक है बताओ। हाँ नहीं बात ये है, देखो जो सही बात ये है ना, देखो बहुत सारी चीजें क्या होता है कि इंसान जो है ना, इंसान जोश में बह जाता है। जैसे सब ये कहने लगते हैं कि भाई सबने इतनी कुर्बानियां दी, लड़े झगड़े, लड़ाई। अब देखो एक जो देश को ढंग से आज़ाद कराना था वो लॉ से आज़ाद कराना। जब तक आप लॉ के थ्रू किसी चीज़ से नहीं लड़ोगे ना, आप कभी आज़ाद नहीं हो सकते, आप चाहे लड़ते रहो। क्योंकि लड़ाइयाँ तो कितने साल से चलती रही, भारत एक थोड़ी हो पाया। भारत एक कब हो पाया, जब प्रॉपर लॉ के लॉ से वो जा करके जुड़ा। तो गांधी जी जो है वो लॉ से लड़े, उससे पूरा का पूरा लॉ लिखा गया भाई कि अब इसको हटना ही पड़ेगा। अब लड़ाई से कुछ नहीं हो सकता, लड़ाई से भारत वाले कितना लड़ लेते, उनके पास थोड़ी कोई हथियार औजार थे, लेकिन लोग जोश में सोचा करते थे कि हम लड़ाई करके जीत लेंगे, है ना। तो कितना उनके पास सब कुछ लेटेस्ट था, पैसे थे, इंडिया के ही पैसे थे उनके पास, कैसे लड़ते।
तो इन्होंने क्या किया कि वो चीज, उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह थे उनको हटाने की कोशिश की, लोगों के दिमाग से निकालने की कोशिश की। अब किसी बंदे का बिजनेस उजनेस ही ठप कर दो तो इकोनॉमिकल तुमने मार दिया, कि लोग उनके लिए काम भी ठीक से नहीं करते थे, तो बंदा जिएगा कैसे? तो उनको इसलिए छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसे लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है कि अब तो यार ये तो बहुत एकजुट हो गए, समझ गए? अब जैसे मान लो 10 लोग तुम इकट्ठा कर लो, तुम नहीं लड़ सकते लेकिन 10 लोगों को पैसे दे दो कि यार मेरे लिए लड़ाई कर लियो, तो तुम थोड़ी स्ट्रांग हुए। कल को वो 10 तुम्हें ही मारेंगे, तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रांग तब आप बनोगे जब आप उस लड़ने लायक हो जाओगे, जब आपसे लोग डरने लगेंगे। लॉ में क्या है, अभी भी आप एक एप्लीकेशन लिख दो, आपसे डरने लगेंगे कि भाई इसके अंदर अधिकार है लिखने का, और यही अधिकार ना हो तो आप क्या कर लोगे, है ना? तो इसलिए उन्होंने इस पे काम किया, तो इसलिए भारत आजाद हो पाया। नहीं तो कभी लड़के तो कभी आप हो ही नहीं सकते आजाद। लड़के कैसे हो गए? अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका से लड़ाई करके आप जीत लोगे उसे? नहीं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ दिमाग लगाते जाओगे तो अपने आप वो डाउन होता जाएगा, है ना? किससे? जापान कहाँ जीता हुआ अमेरिका से, है ना? लेकिन अब जापान तो उसके अंडर में ही है, अब तो है ना? तो क्या हुआ, नुकसान झेला ना। अब इतनी लड़ाई करते रहते तो भारत तो नुकसान ना झेलता। वो लड़े भी नहीं और निकाल के बाहर भी फेंक दिया, समझ गए? हैं? और देखो दूसरी बात, वहीं भारत आजाद हुआ है, वहीं पाकिस्तान आजाद हुआ है। पाकिस्तान की लड़ने की मेंटेलिटी है। और भारत ने कैसे ग्रो किया? भारत में क्या नहीं है? साइंटिस्ट है, इसरो है। इसरो किस पे? नासा के बाद इसरो आता है, दूसरे नंबर पे आता है इसरो, कि नहीं? दूसरे या तीसरे पे आता है? फोर्थ पे, है ना? तो पूरे वर्ल्ड के अंदर फोर्थ नंबर पे आता है इसरो। ये बड़ी बात नहीं है। अभी अमेरिका खुद आता है कि भाई हमारे सैटेलाइट लॉन्च करो क्योंकि आप सस्ते में भेज देते हो। तो ये इंडिया ने काम किया है कि भाई साइंटिस्ट बनाने हैं, डॉक्टर बनाने हैं, इंजीनियर बनाने, पूरी दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट इंडिया के मिलेंगे ही मिलेंगे, पाकिस्तान के नहीं मिलेंगे, जबकि दोनों साथ आजाद हुए थे, है ना? पाकिस्तान के पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लड़ाई पे ध्यान रखते हैं। लड़ना है जी, लड़ना है, उससे हथियार खरीद लो, इससे हथियार खरीद लो, लड़ लो। लड़ने से थोड़ी होगा। जब तुम अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाओगे तभी तो जा करके आगे वो बढ़ेंगे, दूसरे देश तुम पे डिपेंड करेंगे। इंडिया पे डिपेंड करते हैं बहुत सारे देश। अभी इंडिया इतने इंजीनियर्स ना प्रोड्यूस करे तो बहुत सारे देश के ठप हो जाएगा काम। वो जाते हैं, सर्विस देती है इंडिया सबको, उसके पैसे इंडिया को मिलते हैं। डॉक्टर जाते हैं इंडिया से इतने सारे, है ना? ये तो अब कुछ थोड़े बहुत बेवकूफ़ी होने लगी, नहीं तो इंडिया की एजुकेशन पे ही बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था। जो ये नवोदया वगैरह खुले हुए हैं जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चों को उठाया जाता है। सोचो थर्ड फोर्थ में ही एंट्रेंस लिया जाता है, किस बच्चे को लेना है और आईआईटी तक लेकर के जाना है। आईआईटी वगैरह इसीलिए खुले थे। आज भी आईआईटी में एडमिशन लेना कितना मुश्किल है, किस कब के खुले हुए हैं ये। साइकिल पर इसरो के वो जाते थे कि रॉकेट वगैरह लेकर के लोग, तो ऐसे इस तरह के थे साइंटिस्ट यहाँ पर, तब इतना इंडिया ग्रो किया है ना? तो ये लड़ाई और उसमें ये फर्क है। लड़ाई में जल्दी हल मिलेगा, या तो हारोगे या तो जीतोगे। लेकिन जो ये वाला काम है ना, इसमें धीरे ग्रोथ होती है लेकिन एक स्टेबल ग्रोथ होती है। यही सेम पढ़ाई है। पढ़ाई में इतना मजा नहीं आता कि रोज पढ़ते क्या यार कुछ नहीं मिल रहा, है ना? अभी गोलगप्पे बेचता तो शाम को 1,000 का गल्ला होता, कि नहीं? लेकिन कई लोग जो है वो लगे पड़े हैं 3-3 सालों से तैयारी करने में। कोई किसी जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई कैट की तैयारी कर रहा है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है। क्या वो पागल है? सोचो इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, उसके बाद आईआईटी में जाएंगे, पैसे देंगे, फिर पढ़ेंगे। सोचो ध्यान से कम 10-12 लाख रुपए तो लगेंगे ना। 10-12 लाख में कोई वैसे खोपड़ी वाला हो, क्या 10-12 लाख लगा यार दुकान खोलते हैं, कल से ही शुरू हो जाएंगी इनकम, है ना? हाँ नहीं नहीं यार, 10-12 लाख अब लगने लगे हैं, पहले की बात थी, अब सब में पैसे लग रहे हैं। नहीं नहीं, 10 लाख मिनिमम हो गया है अब ये गड़बड़ कर दी ना इस गवर्नमेंट ने, पहले नहीं था इतना। पहले की बात अलग थी, अब महंगे हो गए हैं सब। पहले तो डीयू में भी इतने कम पैसे लगते हैं, उसकी फीस भी सब बढ़ गई है। ये दिक्कत हो गई है। अब बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह भी ख़त्म कर दी है, तो इसीलिए तो कुछ निकल नहीं पा रहे ना, टैलेंट निकल नहीं रहा। पहले तो ये सब डॉक्टर वगैरह जो थे,
जैसे गवर्नमेंट में हो जाए, एम्स वगैरह में हो जाते थे तो फ्री समझो, है ना। एम्स का अभी भी वही, लेकिन और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो पहले फ्री हुआ करते थे, लेकिन अब गड़बड़ है। ये सब है। तो अभी आईआईटी की फीस हो गई है इतनी, मिनिमम 8 से 10 लाख का खर्चा है ही, वैसा हो गया है। या तो देखना उस पर, अब वो पहले वाली बात नहीं है। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए अभी हम? तो इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई थोड़ा स्लो प्रोसेस देता है। पढ़ाई का मतलब होता है तपस्या। जैसे जो ऋषि मुनि लगे रहते थे ना, एक पैर पर, एक पैर पे, एक टांग पे खड़े होकर के वर्षों तक तपस्या की भाई इन्होंने। ये तुम लोगों को सिखाने के लिए, ऐसा नहीं किसी ने तपस्या की है, ये तुम्हारे लिए स्टोरी बनी है। अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी में करते रहते हो, कॉन्टिन्यूअस रहते हो, तो एक दिन भगवान प्रसन्न होता है। कहने का मतलब है एक दिन तुम्हारी किस्मत खुलेगी, कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करोगे तुम, छोटा अचीव नहीं होता फिर। इसलिए चाहिए आपको। ठीक है, ये सब कहानियां लिखी गई हैं। कोई ये नहीं था कि एक पैर पे खड़ा है, उसके सर पे घास उग गई, पहाड़ उग गई, जो पहले सीरियल्स में दिखाते हैं, वो तो पूरा ढक गया। उसके बाद ब्रह्मा जी आए कि बेटा जी क्या चाहिए तुमको, फिर अपनी मर्जी से मांगा उसने है ना, समझे। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसलिए पढ़ाई करो, नहीं तो फिर अब शुरू हो जाऊंगा मैं बहुत खतरनाक तरीके से, जो तुम लोगों के काम चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं फिर। 22 पर आते हैं। इफ pth qth and rth term of geometric progression is abc, if pth qth rth term of geometric progression is abc, pth term is a, qth term is b, rth term is c। ठीक है ना, pth qth और rth टर्म abc, देन प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। प्रूव हमें करना है a टू दी पावर q माइनस आर इंटू b टू दी पावर r माइनस पी इंटू c टू दी पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। पूरा क्वेश्चन देख लिया सबने, सही है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, तो सबके पावर्स में ही रिलेशनशिप मुझे लाना पड़ेगा। और पावर कब रिलेट करती हैं, जब बेस सेम होते हैं, अगर प्रोडक्ट है तो, क्योंकि आंसर 1 करना है आपको। ठीक है ना। क्या क्या मिला मुझे, pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म। अगर हम pth टर्म की बात करें, अब ध्यान से देखते जाना, मैं यही सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। pth टर्म का मतलब है ए आर p माइनस 1 इज इक्वल टू ए। qth टर्म का मतलब है ए आर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी। और rth टर्म का मतलब है ए आर आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। क्या ये बात समझ में आई? अगर बेटे ए बी सी स्मॉल लेटर्स में वैल्यूज दी जाएं, तो हमेशा फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो कैपिटल में करो। और एपी है तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैपिटल ले लो, मतलब डिफरेंट होना चाहिए। ले लिया हमने सारा। अब प्रूफ का हम एलएचएस उठा लेते हैं, प्रूफ का एलएचएस उठा लेते हैं। ठीक है ना, ये मैंने ले लिया एलएचएस। एलएचएस ने कहा ए टू दी पावर क्यू माइनस आर, बी टू दी पावर आर माइनस पी और सी टू दी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास हो गई ए आर पी माइनस 1 होल इज टू पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की वैल्यू क्या हो गई, ए आर इज टू पावर क्यू माइनस 1, ए आर इज टू पावर क्यू माइनस 1 होल इज टू पावर ए आर इज टू पावर क्यू माइनस 1 होल इज टू पावर आर माइनस पी। समझ में आ रहा है सबको? और तीसरा हमारे पास हो गया सी, ए आर इज टू पावर आर माइनस 1 होल इज टू पावर पी माइनस क्यू। देखो बच्चों, सिर्फ क्या किया हमने, जो पोजीशन टर्म्स थी वो लिख ली और उसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी। अब देखो पूरी की पूरी टर्म सिर्फ 2 कांस्टेंट में हो गई हैं, एक कैपिटल ए और कैपिटल आर। इसी में हो गया ना, समझ में आ रहा है? देख लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। हाँ, ए की वैल्यू ये रही बेटा,
b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, हमने यहाँ पुट कर दिया और बाकी पावर एज इट इज है। सब समझ गए? अब आपको क्या करना है, इन पावर्स को सिंप्लीफाई करना है, सेपरेट करो। a टू दी पावर क्या बन गया, q माइनस आर इंटू कैपिटल R इज टू पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस आर। सही चल रहा है? ठीक है। इंटू a टू दी पावर r माइनस p इंटू r इज टू पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p इंटू a टू दी पावर p माइनस q इंटू r इज टू पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। यहां तक देखो, क्लियर है कि नहीं? देखो बच्चों, ठीक है, समझ गए? ये मैंने इसको थोड़ा मैं सेपरेट करके देख देता हूं जो कि तुम लोग ध्यान से देख सको। ये पहला वाला सॉल्व हुआ है, फिर ये दूसरा वाला सॉल्व हुआ है, फिर ये तीसरा हुआ है, यानी 1 2 और ये 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बेस कौन कौन से सेम है जरा बताओ। एक तो कैपिटल ए बेस सेम है, तो कैपिटल ए एक साथ कर लो, और मल्टीप्लाई में है तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस, मल्टीप्लाई विद r की पावर बेटा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब क्या क्या जा सकता है जल्दी बताओ। देखो माइनस आर से प्लस आर गया, तो थोड़ा हम कर लेते हैं, ये ठीक रहे। देखो प्लस क्यू से माइनस क्यू, माइनस आर से प्लस आर, माइनस पी से प्लस पी, सारे कट गए। कैपिटल ए की पावर क्या बन गई, कैपिटल ए टू दी पावर 0। सही है। अब यहां आर पे आओ, आर को ओपन करूं तो बन रहा है p इंटू क्यू माइनस p इंटू आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस क्यू इंटू पी माइनस आर प्लस पी, ब्रैकेट खोलते जाना है, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है ना? अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 2 मिनट बच्चों। अब जा रहा है यहां पर प्लस पी क्यू, क्या जा रहा है, प्लस पी क्यू और माइनस क्यू पी, माइनस पी आर प्लस आर पी, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू प्लस पी माइनस पी। देखो सब कट गए। ए टू दी पावर 0 किसके बराबर हुआ, 1 के। आर टू दी पावर 0, ये भी क्या हो गया बेटा 1, तो आंसर कितना आ गया 1 इज इक्वल टू RHS। ये देखो क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, कुछ लगा मुश्किल? प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कैसे कट करोगे, तुम लोग खिचड़ी पका दोगे, फिर बिना कट कुट किए लिख दोगे ए टू दी पावर 0 आर टू दी पावर 0। टीचर भी हैरान हो जाएगा, बड़ी तेज कैलकुलेशन करी है इसने, है ना? ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a एंड b, फर्स्ट टर्म दे रखी है, nth टर्म दे रखी है, ठीक है, एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, देन प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू b
होल इज टू पावर n। ठीक है ना, आपको जो फर्स्ट टर्म है वो a गिवन है, और लास्ट टर्म यानी nth टर्म आपको b गिवन है, nth टर्म ही बोला हुआ है, nth टर्म इज b, और p जो दे रखा है वो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है। p क्या दे रखा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है ना, p हो गया a फर्स्ट टर्म, a r सेकेंड टर्म, a r स्क्वायर थर्ड टर्म, अप टू सो ऑन, ये मल्टीप्लाई होते गए a r n माइनस वन, ये आपको p दे रखा है। देखो मैंने डाटा कैसे उठा लिया, समझ में आ गया? यानी कैपिटल A आपको A दे रखा है और nth टर्म आपको B दे रखी है, और P दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कह रहा प्रूफ करो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल इज टू पावर n। ठीक है ना, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है सबको क्वेश्चन, ज़्यादातर इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है ना, लेकिन बच्चों डिफिकल्ट ये बिल्कुल नहीं है, आप हमेशा जो डाटा हो पहले उसको आराम से लिख लो, क्वेश्चन अपने आप खुल जाते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दो, तो आपको इस क्वेश्चन में किस किस चीज़ की ज़रूरत है उस पर आप ज़रा ध्यान दो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर p चाहिए, वो हमें इसका मतलब नहीं हटाना होगा, p अपना है। स्मॉल a चाहिए, वो फर्स्ट टर्म का काम करेगी, और p हो गया यहाँ पर। जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है इसमें कॉमन रेशो जो है, जो कैपिटल R है, वो यहाँ पर नहीं बचनी चाहिए। यानी मेन काम क्या है? कॉमन रेशो को निकालना। अगर कॉमन रेशो को आप निकाल ले जाओगे तो फिर यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे, है ना। p को अगर मुझे कंपेयर करना, मैं भाई कैपिटल A को तो आराम से रिप्लेस कर लूँगा स्मॉल a के साथ। n मुझे पता है, ये पावर दिख ही रही है, बाद में देखेंगे क्या करना है, बस ये कैपिटल R नहीं चाहिए, उसकी जगह क्या चाहिए? b चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि हम इस b को कैसे यूज़ कर पाएंगे। देखो ध्यान से, an कितना हो गया बेटा? an इज b। an को क्या लिख सकते हो? a r n माइनस वन इज इक्वल टू b। क्या ये सही है? ऐसा लिखना ठीक है। अब जो ये हमारा कैपिटल A है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? स्मॉल a लिख सकता हूँ ना, जो गिवन वैल्यू है। दिस इंप्लाइज कैपिटल A r माइनस वन बी। वैल्यू बेटा कैपिटल R की निकालनी है, r इज टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b अपॉन ए। अगर ये n माइनस वन राइट पे जाए तो क्या होगा? r इज टू पावर b अपॉन ए होल इज टू पावर वन अपॉन n माइनस वन। ये वाली बात बताओ, सबको समझ में आई? उधर जाके फ्रैक्शन पावर हो जाती है। ठीक है ना, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब हमने क्या किया? वन अपॉन n माइनस वन से दोनों तरफ पावर ले ली, तो यहाँ से n माइनस वन और ये n माइनस वन कट गया। और शॉर्टकट में याद रखने हैं कि अगर स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर वन बाई टू, क्यूब जाता है तो क्यूब रूट होता है। तो ऐसे ही अगर n माइनस वन को उधर शिफ्ट करेंगे तो n माइनस वन तो रूट हो गया, रूट का मतलब है वन अपॉन n माइनस वन। ठीक है ना, ये इसका शॉर्टकट हो गया। तो देखो r की वैल्यू मैंने निकाल ली, इतना ही काम था इसमें, बाकी अब इसका काम है जो रिलेशन दे। ठीक है ना, अब इस रिलेशन में हम आए तो रिलेशन ने कहा बिकॉज p इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू अप टू सो ऑन AR n माइनस वन। अब बेटा जो कैपिटल A है ये सारे के सारे सेम है, सबकी पावर क्या है? वन। कितने टाइम्स वन है ये बताओ? कितने टाइम्स अगर मैं पावर बेटा ऐड करना शुरू करूं तो कितने टाइम्स ऐड करूं? शाबाश, कितने टाइम्स? n टाइम्स तक हम इसे ऐड, कितने टाइम्स तक? n टाइम्स तक हम इसे ऐड करेंगे। समझ गए ना सभी? अच्छा, अब r की पावर ऐड करूं तो पावर वन, पावर टू, अप टू सो ऑन पावर n माइनस वन, यही ऐड करेंगे ना। बेस सेम है, सारे मल्टीप्लाई में है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब वन को n टाइम्स ऐड करें तो Rn क्या आंसर आएगा? वन को n टाइम्स ऐड करें तो n आएगा, शाबाश। अच्छा, अब इसे ऐड करूं तो वन प्लस टू अप टू सो ऑन प्लस n माइनस वन, इसको कैसे प्लस करोगे प्रणव? कैसे प्लस होगा ये?
सोच के बताओ कुछ, कोई भी दे दो आंसर, कोई बात नहीं। अब प्रणव नहीं दे पा रहा है। हाँ भाई, क्या है बेटा ये एक एपी है, शाबाश। इस एपी में कुल कितनी टर्म्स हैं? n-1 टर्म्स है, वेरी गुड। तो अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास है, तो यहां एपी का कौन सा फॉर्मूला अच्छा रहेगा? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला यहां सही काम करेगा ना, ठीक है ना। अब n की जगह हमारी टर्म्स क्या है? n-1 है, देखो n-1/2 a प्लस एल यानी 1 प्लस n-1। बताओ सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? अब आपको बदलना शुरू करना है। क्या क्या बदलना है? पी मुझे चाहिए, बिल्कुल ठीक है, पी को नहीं हटाना, कैपिटल ए हटाना है, कैपिटल आर हटाना है, एन मुझे चाहिए, एन का कुछ नहीं करेंगे। तो अब इनको हटाना शुरू करो। पी इज इक्वल टू, ये बन गया ए टू दी पावर एन। कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकते हो? पहले तो एक काम करो, अच्छा चलो बदल ही देते हैं, पी अपॉन ए होल इज टू पावर 1 अपॉन n-1। ये रही आर की वैल्यू, समझ में आ रहा है सबको? यहीं से उठाया मैंने आर, यहां रख दिया। अब बाहर क्या है बेटा इसके? n-1 अपॉन 2 है हमारे पास, 1 और 1 0 होकर के क्या बचा हुआ है? n बचा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, क्या आंसर मिलेगा? जरा ध्यान दो यहां पर, क्या ये n-1 और ये n-1 कट जाएगा? कटेगा ना, और बचेगा फिर क्या? अब ये ब्रैकेट के अंदर बाहर बेटा पावर मल्टीप्लाई होगी ना, n मल्टीप्लाई उसके साथ n-1/2 है वो, तो n-1 से n-1 कट गया, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा? इस पे चलते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मुझे लगता है समझ में आ ही गया है सबको। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पर मेरे पास बच रहा है p इज इक्वल टू ए टू दी पावर n b अपॉन ए होल इज टू पावर n/2। क्या पावर को ब्रेक कर सकता हूं b के लिए, मतलब b/a के लिए? b इज टू पावर n/2, a इज टू पावर n/2। देखो बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्टेड, n-n/2 हो, ये सब डायरेक्ट कर सकते हो, ये थोड़ा मैं जानबूझ के लिख दे रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना आए किसी को। n-n/2, 2n-n कितना हो गया? n/2, b की पावर n/2। p इज इक्वल टू ए बी होल इज टू पावर क्या बन गया? n/2 बन गया, सही है। अब वहां से n/2 हटाना है, यहां स्क्वायर लगाना है, सिंपल सी बात है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं तो क्या बन जाएगा? p स्क्वायर ए बी होल इज टू पावर n/2 होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, बचा क्या? लास्ट पेज ये समझो, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल इज टू पावर n। अभी बताओ बच्चों, क्या क्लियर है? दिखाई दे रहा है सबको? देखो ध्यान से, यहां लिख देता हूं, चलो अगर यहां कंफ्यूजन लग रही है तो। ये हो गया ना हमारे पास, क्या हुआ? p स्क्वायर, तो ये बन गया p स्क्वायर ए बी होल। हाँ बेटा अब बताइए क्या कह रहे हो? ठीक है, हाँ जी, 2 रह गया, वो है n इंटू n-1 होल अपॉन 2। हाँ तो ये n है ना, समझ गए? क्लियर? तो अब खत्म हो गया ये 23 तक। बाकी के बचे हुए जो तुम लोगों को डाउट लग रहे हैं, एक बार और ट्राई करो। अब तो कुछ सीखे होगे नया, ठीक है ना। ट्राई करो, फिर अगली क्लास में मिसलेनियस और उस पर जाएंगे। और अगला होमवर्क तुम लोगों का मिसलेनियस है, पूरी घर से ट्राई करके लानी, बचे हुए क्वेश्चन और मिसलेनियस, ठीक है। और हाँ संडे टेस्ट है, कॉनिक सेक्शन का बोला है ना, संडे कॉनिक सेक्शन तैयार होना चाहिए।